और अरावली का मध्यवर्ती जो भाग है इसके बारे। तो अरावली का मध्यवर्ती भाग है गई, इसके बारे में अपन ने लिखा। प्रमुख पर्वत चोटियां, यहां मध्यवर्ती जियो हेरिटेज के बारे में भू विरासत स्थल भी आपको बताए। प्रमुख की दर्रे, वो कल वाली पीडीएफ क्यों नहीं लगाई? दर्रे का मतलब क्या होता है? पास, आने जाने के क्या है मार्ग, उनको प्रमुख क्या कहते हैं? दर्रे। अब कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? तो मध्यवर्ती अरावली में एक दर्रा आता है बर। कौन सा है? बर। अंग्रेजी में इसको बार लिखा आता है। तुम में से कोई आदमी होगा बरका रहने वाला भी? बरका नहीं है, बार का नहीं, बरका। बर पहले पाली, अब लेकिन ब्यावर में आता है। पहले पाली का हिस्सा था। तो ये बर कहां पर स्थित है? ब्यावर में स्थित है। यह दर्रा है जिससे NH 162 गुजरता है। और जो NH 162 गुजरता है वो किसको किससे जोड़ता है? अजमेर, ब्यावर, जोधपुर, अहमदाबाद भी आप जा सकते हो। जैसे आपको पूछा जाए जयपुर से आपको कहां पर आना है? जोधपुर आना है, कौन से दर्रे को पार करोगे आप? दूसरी है, तो बताइए कौन से दर्रे को पार करोगे? बर दर्रे। कौन सा है? बर। बर दर्रा आता है, यही इसको आपको पार करना है, जिससे कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? NH 162। फिर है परवेरिया, सूराघाट, सौरूपा घाट। कि परवेरिया है, सूरा घाट है, सौरूपा घाट, ये भी सभी कहां पर आते हैं? ब्यावर। छोटे दर्रे अपन कह सकते हैं, ये सभी दर्रे कहां पर हैं? ब्यावर। ब्यावर के जो भाग है ये इसमें अपन ने लिखा है। तो ये मध्यवर्ती अरावली के प्रमुख दर्रे बर, परवेरिया, सूराघाट, सौरूपा घाट, ये लिखिएगा प्रमुख दर्रे लिख करके। डॉक्टर अनिल, ये डॉक्टर निर्मा जो कह रही है इसका क्या है, इसका जवाब दीजिएगा। बच्चों को बताओ, जवाब दीजिएगा, ऐसे थोड़ी होता है। वो आप जवाब दो, आपके पास कमेंट है ना। क्या कह रही है वो पीछे? बोल, लड़ाई होगी?
मजा नहीं आया जब तक एक दूसरे की चोटी नहीं खींची थी। कौन कौन के बीच? दोनों ही। ये तो हंस रही है, कहां लड़ रही है? लड़ाई में अब तक एक दूसरी चोटी पकड़ डालती तब होता। पीछे क्या एलईडी बंद है? क्या कर रखा है तूने पीछे? कूलर है। इस कूलर का वहां से क्या संबंध है? और इस कूलर के तो खिड़की आ रखी है, बंद है बड़ा साइड में। अभी थोड़ा तपिए, बाद में थोड़ी देर बाद चालू कर दे। क्या कह रही? घूर रही है? मत, लड़की को लड़की घूर रही है। कैसा जमाना, कैसा जमाना आ गया है। कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने समलैंगिकता पे प्रतिबंध लगा दिया है। लगभग 1, 1.5, 2 साल हो गए कि समलैंगिक विवाह नहीं कर सकते अब। है ना? हाँ। डॉक्टर विश्वजीत सारण, डॉक्टर सभी मारवाड़ी में होंगे, कमेंट करते हो। हाँ सर, आप डीडवाना से हो ना? मैंने तो आपको कुचामन में देखा है। मेरे को तो कहीं भी देख सकता है। 1000 लाख की भीड़ होगी तो भी मैं कहीं दिख जाऊंगा वो इधर। हाँ। तो ये पूरा जो भाग है, यहाँ जमाना बहुत खराब आ गया, क्या है ना? आ ही गया, जो सामने सामने हो गया सब कुछ है। इसलिए भाई घुर के नहीं देखना है, ठीक है? अभी दोनों से क्लास के बाद में दोनों को से बात की जाएगी ना, ऐसे घुर के थोड़ी देखते हैं। चलो, तो ये मध्यवर्ती। अब इसी मध्यवर्ती अरावली में जयपुर और टोंक की पश्चिमी पहाड़ियों को भी शामिल किया गया। जयपुर और टोंक की कौन से बाकी? पश्चिम। अरे तुझे लगा दिया, ऐसे ही कर रहा है। मेरे भेजने से क्या होगा? तू आया ही क्यों? कल क्लास ने लगाई थी ना वो। चलो, एक आप लिखिएगा, मध्यवर्ती अरावली फिर लड़ ली, सट्टा पकड़ लिया। छोरियों, लड़ना नहीं है। किन किन की समस्या है? अरे कौन सी छोरियां हैं? चलो तुम बैठो रे, तुम क्या देख रहे हो? अगला लिखो दक्षिणी, तीसरी लिखो दक्षिणी पर। तो कौन सा छोरा देख? तो बैठ, वीडियो थोड़ी बना रहे छोरा, वीडियो क्यों बना? कौन कौन सी छोरी थी? क्लास स्टार्ट हुई थी, ठीक है? हाँ। ये पीछे बातें कर रही थी। ये वाली? मैंने सिर्फ फोड़ के इनके सामने देखा। तो धीरे 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 धीरे।
हाँ, चल छोरे बदमाश है। ये इसमें है, हाँ। तो अब आपको ध्यान रखना है, हाँ, छोरा मजे ले रहे हैं कि किसका कसूर था। अब कसूर में भी क्या बताया जाए, तो अब छोरे होते तो कुछ बात ही करते हुए थे। कौन सा? हाँ, एक लाइन लिखने देना। तो आपको यह था कि जो मध्यवर्ती अरावली, इसमें जयपुर और टोंक के पश्चिमी भाग को शामिल किया है कि जयपुर और टोंक का कौन सा भाग आता है? पश्चिम। और सांबर से लेकर के झुंझुनू तक भी छोटी छोटी पहाड़ियां, जिनको शेखावाटी की कौन सी निम्न पहाड़ियां कहते हैं। सांबर गेप आता है ना, कि सांबर से लेकर झुंझुनू तक भी क्या है कि छोटी छोटी जो पहाड़ियां आती है उनको, तो एक लाइन आप लिखिएगा, मध्यवर्ती अरावली में। अरे डफार लगा के भी गया, वो लखन देख तेरे कैसे है। ये सारा उल्टा लगाया इसने। हाँ, तो मध्यवर्ती अरावली में जयपुर और टोंक, मध्यवर्ती अरावली में जयपुर और टोंक के पश्चिमी भाग को और शेखावाटी की निम्न पहाड़ियों को, मुख्य पहाड़ियां नहीं है, शेखावाटी की निम्न पहाड़ियों को, शेखावाटी की निम्न पहाड़ियों को शामिल किया गया है। अरे तो डफी वापस ही तो कर रहा हूं, और कितनी बार करवाएगी। जयपुर और टोंक के पश्चिमी भाग तथा शेखावाटी की निम्न पहाड़ियों को शामिल किया गया है। हाँ। डॉक्टर राहुल लोहार, श्रीमान जी नमस्कार। गुजरात के बनासकांठा को तोड़कर नया बहाव दराद बनाया गया है क्या, जिसकी भी सीमा राजस्थान से लगती है? अभी उसका सीमांकन करने दें ना, घोषणा ही की गई है, बाद में जैसे सीमांकन होगा तो बता देंगे आप। चलो, अब तीसरा जो अरावली का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, बोलो कौन सा होगा? दक्षिणी पश्चिम। दक्षिणी पश्चिमी अरावली सबसे महत्वपूर्ण। एक तो ये सर्वाधिक विस्तृत भाग है कि सबसे ज्यादा कौन सा भाग हो गया? विस्तृत। सर्वाधिक विस्तृत भाग है, और ये पर्यटन की दृष्टि से सबसे ऊंचा भी यही, सबसे ऊंचा, सर्वाधिक विस्तृत, और पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण। और इसी भाग में क्या पाई जाती है? जैव विविधता। हर तरह की जैव विविधता इसी भाग में आपको मिली। तो ये पूरा जो भाग आता है, या इसमें आपको क्या है कि पूरा अपन देख रहे हैं कि सबसे ऊंचा, सर्वाधिक विस्तृत, और पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्व इसी में, सर्वाधिक वन इसी में, वन्य जीव इसी में, जनजातियां सबसे ज्यादा इसी में, नदियां इसी क्षेत्र से सबसे ज्यादा निकल रही है ना। तो ये सब भाग है, इसमें आपको ध्यान रखना। अब इसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे। एक तो कौन सा आएगा?
मेवाड़ की पहाड़ी। और दूसरा जो भाग आता है यही वो कौन सा होगा, आबू पर्वतखंड। एक मेवाड़ की पहाड़ियां हो गई और दूसरा कौन सा आता है, आबू पर्वतखंड है। यानी ये आपको प्रमुख भू विरासत स्थल की हेडिंग डलवाई, बेटा लिखवा दिए थे उसमें, तो आपको 4-5 लिखा है, तुम लिख नहीं पाया होगा। किशनगढ़ नेफोलाइन साइनाइट लिखाया था आपको, बरकांग्लोमेरेट भी लिखाया था, और इसके साथ में सेंदड़ा ग्रेनाइट, वो इसी के अंदर आते हैं। हाँ, शिवराज कह रहा है कि सर जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता है पीछे वाला भूल रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं तो भी भूल नहीं, रिवीजन करते रहो, नहीं भूलोगे। और उसको जैसे मैं कहानी से जोड़ करके बताता उन चीजों को आप याद रखते रहो। एक बार सबसे होता है, नया नया आप करोगे, ये नहीं है कि तो एक के साथ, सबके साथ ही होता है। धीरे 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 पकते जाओगे, फिर आपको यानी कंटिन्यू याद होता जाएगा। जैसे जैसे टेस्ट दोगे ना, तो वैसे वैसे टेस्ट, जब भी आप टेस्ट देते हो पेपर के एक चीज का ध्यान रखिएगा, उस पेपर को रखने से पहले जैसे रिजल्ट आ जाता है, आंसर की आपके पास आती है, आप मिलाते हो 100 में से आपके जैसे 60 क्वेश्चन सही है, 40 गलत हुए तो क्यों हुए, उसके पीछे पेपर का एनालिसिस खुद करो। ये गलती मेरी खुद की गलती है कि क्या गलती रही है मेरी इसमें, कि जिसकी वजह से ये मेरे 40 क्या हुए हैं, गलत हुए, उनके पीछे, उस पेपर के पीछे लिखो। ठीक है, उसके बाद वो क्वेश्चन कहां से आए, किस प्रकार के है, उनको अच्छी तरह से एनालिसिस करो आप। इसके बाद जब भी अगला टेस्ट दो, फिर वही 100 का या 50 क्वेश्चन का जितने का, 20 का 30 का जितना ही है, उसमें अब की बार देखिए रेशियो क्या 40 ही गलत हो रहे हैं या 35 हो रहे हैं, या कहीं 50 तो नहीं जा रहे हैं। अगर 50 गलत हो रहे हैं तो आपको सचेत होने की सख्त आवश्यकता है, और अगर आप 35-30 पे आगे हो तो इसका मतलब आप में सुधार हो रहा है। यह नहीं कि टेस्ट दिया और फिर साइड में रख दिया, ऐसा नहीं करना, समझ के झुक करके नहीं बैठना। ठीक है, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हर पेपर नहीं, तुम क्या करते हो, पेपर अभी तो चलो पहला पेपर तो किसकी आई, फर्स्ट रैंक किसकी आई, रिजल्ट नहीं आया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो उस वो बच्चा है पीछे बैठ रहा है, हाँ, तो उसकी फर्स्ट रैंक है क्या ये, तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हर सिलेक्शन लेना है तो हर पेपर का ध्यान रखना है आपको, उसका एनालिसिस करो और उस पर लिखो, अगली बार मिलान करो कि पहले वाले से मेरे में नहीं, गोल राउंड करके अच्छे से आप उस पे लिखते जाओ, हाईलाइट लाल पेन से कि ये मैंने गलती की थी, अब मैं इसमें ये इतना सुधार। तुम पेपर देते हो और ले जा करके उसको रख देते हो, ये सबसे बड़ी मूर्खता है ना। कोई मत फिर तो क्या फॉर्मेलिटीज हुई, कोई मतलब भी नहीं हुआ ना। तो ये सबसे पहली प्राथमिकता आपको इसमें ध्यान रखना है। पेपर का विशेष रूप से आपको क्या करना है, एनालिसिस करते रहना है, ये ध्यान। हर टेस्ट में आपको लिखा, मैं कभी कभी बुला करके देख भी सकता हूं कि आपने किया कि नहीं किया, आज जाते ये काम करोगे, कितने गलत हुए थे, कितने सही हुए, कहीं तुक्का कौन कौन से में लगाया, वो आपका सही हुआ तो क्यों हुआ, उसका ज्ञान था या ऐसे ही तुक्का लगाया था। ज्ञान तुक्का सही लगाना जरूरी है, लेकिन तुक्का कब लगाया जाता है, जब आपका कंसेप्ट क्या होता है, क्लियर, जो आगे आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे अपने को कई चीजें, अभी तो तुक्का लगाने वाली स्थिति में पहुंचे ही नहीं है ना, थोड़ी समय बाद अपन पहुंचेंगे, कुछ टॉपिक आधे टॉपिक हो जाएंगे तो फिर आपको कुछ चीजों का पूर्वाभास हो जाएगा कि ऐसे अपन लगा सकते हैं। चलो, तो अब इसको दो भागों में, सबसे ऊंचा, सर्वाधिक विस्तृत, पर्यटन की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और इसी भाग में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, जे, और इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2। तो लिखो आप दक्षिणी पश्चिमी अरावली लिख, तो लिखो यह अरावली का सबसे ऊंचा, यह अरावली का सबसे ऊंचा, सर्वाधिक विस्तृत, सर्वाधिक विस्तृत और पर्यटन की दृष्टि से
पर्यटन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पर्यटन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस भाग में सर्वाधिक जैव विविधता इस भाग में सर्वाधिक जैव विविधता और जनजातियां सर्वाधिक जैव विविधता और ये जनजातियां हैं। ये सर्वाधिक जैव विविधता और ये जनजातियां हैं। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? हाँ, दो भागों में विभाजित किया गया। दोनों नाम लिखो। एक तो मेवाड़ की पहाड़ियां या इसी को बोरहाट खंड कह देते हैं, और दूसरा है आबू पर्वत खंडों। मेवाड़ की पहाड़ियां या बोरहाट खंड, और दूसरा कौन सा आता है? आबू पर्वत खंड। आबू पर्वत खंड है यानी। तो अब ये दोनों जो भाग अपन ने लिखे हैं ये इसमें अब नेक्स्ट अपन इसका सबसे पहले आबू पर्वत खंड है या इसी के बारे में न पढ़ करके मेवाड़ का जो भाग है इसके बारे में अपन ये जो भाग है और ये आबू पर्वत खंड, चट्टानी क्षेत्र जिसको बोरहाट का पठार भी अपन कह सकते हैं, और एक आबू पर्वत खंड है। तो सबसे पहला मेवाड़ की पहाड़ियां या बोरहाट खंड भी कह सकते हैं। इसका एक तो आकार अपन देखेंगे तो हाथ के पंजे के समान इसका आकार है। जैसे ये उदयपुर और ये राजसमंद का भाग हो गया, इसका आकार अपने को जो हाथ होता है हाथ के पंजे के। तो एक तो अपन ने यही लिखा कि इस भाग का आकार है यानी किसके समान है? हाथ के पंजे के समान। इसमें उदयपुर और कौन सा क्षेत्र आता है? राजसमंद। हाँ कि उदयपुर भी है और राजसमंद का जो क्षेत्र आता है, इन दोनों को इसमें शामिल किया गया। मतलब जैसे ये अपन ने लिखा कि उदयपुर और राजसमंद है इसका भाग, ये राजसमंद का क्षेत्र हो गया। और इधर दूसरा है यही वो कौन सा आता है? उदयपुर। इसमें कई पहाड़ियां और जो पर्वत खंड है यही वो विद्यमान है कि पहाड़ियां भी हैं और पहाड़ियों के साथ साथ में कई सारे पर्वत खंड आते हैं, जिसको हम बोरहाट का पठार है ये कह सकते हैं। कई पहाड़ियां और इसका आकार किसके समान हो गया? हाथ के पंजे के। अब कौन कौन सी पहाड़ियां और जो पठारी भाग आते हैं यही इनके बारे में अपन लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिएगा मेवाड़ की पहाड़ियां और बोरहाट खंड में लिखो। मेवाड़ की पहाड़ियां और बोरहाट खंड।
लिखो, अरावली के इस भाग का अरावली के इस भाग का आकार हाथ के पंजे के समान है। हाथ के पंजे के समान है। इस भाग में उदयपुर और राजसमंद को शामिल किया गया है। उदयपुर और राजसमंद को शामिल किया गया। यहां कई पहाड़ियां और पठारी भूमि है। पठार लिख सकते हो, प्लेट्यू पठारे हैं। अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पठारी भूमि आएगी वो अपने लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम अपन लिखेंगे बोरहाट। कौन सा पठार लिखेंगे? बोरहाट। ये बोरहाट है। बोरहाट पठार है, यही इसमें हम लिखे। उदयपुरी और कौन से जिले में फैला हुआ है? राजसमंद। अब उदयपुर में गोगुंदा, कौन सी जगह आती है? गोगुंदा। और राजसमंद में है कुंभलगढ़। ये दोनों ही पहाड़ियां हैं। उदयपुर में गोगुंदा से लेकर राजसमंद में कुंभलगढ़ तक ऊपर उठा हुआ पथरीला भूभाग। पर्वत और पठार में अंतर क्या है? पर्वत कैसा होगा? शिखर संकुचित तीखा, जिसको बोल रहे हो। और पठार ऊपर से क्या होगा? समतल। ढाल उसके भी कैसे होते हैं? तीव्र। तो ये बोरहाट का पठार, ये उदयपुर में गोगुंदा से लेकर राजसमंद में कुंभलगढ़ तक फैला हुआ जो भाग है उसको बोरहाट का पठार कहते हैं। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितने मीटर आती है? 1225। 1225 मीटर इसकी समुद्र तल से क्या है? ऊंचाई। यह जल विभाजक का भी कार्य करता है। जल जैसे अरावली करती है, जल विभाजक का कार्य कैसे कर रहा है? जैसे कुंभलगढ़ वाला क्षेत्र आता है, इस कुंभलगढ़ वाले क्षेत्र से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या हो गया? बनास। दूसरा, जैसे गोगुंदा का क्षेत्र आता है, बेड़च भी इससे निकलती है, इसके पास से यह साबरमती नदी भी आती। कौन सी नदी आती है? साबरमती। और बेड़च नदी भी निकलती है। अब ये अरब सागर, साबरमती है, सोम है, वो नदियां अरब सागर में जाकर के गिरती है। जबकि दूसरी तरफ अपन ने लिखा कि कौन सी नदी आ रही है, तो यही बनास है, इसका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इसलिए इसको यह कह दिया आता है कि यह किसका कार्य करता है? जल विभाजक। तीसरी विशेषता बहुत श्योर क्वेश्चन आना है बोरहाट के पठार से। हाँ, अगर जिस एग्जाम में नहीं आएगा वो एग्जाम सफल नहीं हो पाता है, री एग्जाम करवानी पड़ती है उसके लिए। हाँ, यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा जो दक्षिणी पश्चिमी अरावली है और ज्यादातर बोरहाट से संबंधित जुड़ा हुआ आई जाए, तो ये किसका कार्य करता है? जल विभाजक के साथ साथ में बोरहाट का जो पठारी भाग है
इसका आकार किस प्रकार का है? संश्लिष्टी गांठ। इसका आकार किस प्रकार का होगा? संश्लिष्टी गांठ के समान। संश्लिष्ट गांठ का मतलब हो गया कि यहां पर कई सारी पहाड़ियां आकर के मिलती है, ऐसे लगता है उन सबको यहीं पर बांधा गया। जैसे पामीर का पठार, आपने नाम सुना, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो गया? पामीर। वहां पर ध्यान श्यान, अल्टाई, खिंगन, सारी पर्वत श्रेणियां आकर के मिल जाती। वैसे यहां पर भी जैसे कौन सा हो गया? कुंभलगढ़ हो गया, और कौन सा हो गया? गोगुंद। इसी प्रकार से ये संश्लिष्ट गांठ है। इधर जो सिरोही का क्षेत्र आता है, सिरोही तक जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को कहा जाता है गिरु, यानी जो बाखर के नाम से जानते। कौन सी पहाड़ियां होगी? बाखर। बाखर की पहाड़ी होगी। और इधर से अपन जैसे बोराट का खंड आता है, उदयपुर से डूंगरपुर तक अपन जाते हैं, तो यहां पर भी फिर पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों को किस नाम से जानना आता है? बोमट कहते हैं। कौन सी पहाड़ियां होगी? बोमट की पहाड़ियां। बोराट की जो पहाड़ियां आती है ये, और एक अपन ने लिखा है कि बाखर। बाखर की पहाड़ियां कहां तक होगी? सिरोही। और बोमट की पहाड़ियां कहां तक? डूंगरपुर। कि डूंगरपुर तक का जो भाग आता है, यही वो कौन सी पहाड़ियां आती है? बोमट। बोमट हिल्स आगे, तो इसका आकार यही माना गया है संश्लिष्ट गांठ के समान है, जहां से कई वक्र कटक, पर्वत स्कंद और पहाड़ियां सभी दिशाओं में फैली हुई है। वक्र कटक, कटक का मतलब रिज होता है, पहाड़ी होती है टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी, उसको हम कौन सा कटक कह देते हैं? वक्री। पर्वत स्कंद केवल एक ही पहाड़ी है, उसको क्या बोल देंगे? पर्वत। और कई सारी पहाड़ियों का समूह है, वो इसके चारों तरफ फैला हुआ है, अतः इसको किसके समान आकार वाला माना गया है? संश्लिष्ट गांठ। बताइए, संश्लिष्ट गांठ के समान किसको माना गया है? बोराट का पठार। जल विभाजक का काम भी कौन कर रहा है? बोराट के पठार का विस्तार कितने जिलों में? दो। कौन कौन से जिलों में? उदयपुर में ये कहां से शुरू होगा? राजसमंद में कहां से होगा? कुंभल। इसके बीच का जो भाग आता है उसी को कौन सा पठार कहेंगे? वो। जल विभाजक का काम भी कौन कर रहा है? वो। इसका आकार किसके समान है? संश्लिष्ट गांठ। दूसरा एक आपको यह भी ध्यान रखना, जैसे ये पर्वत है और ये भी पर्वत है, दोनों पर्वत है, और इन दो पर्वतों के बीच में दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। अगर यहां पर कोई पठार है तो उसको अंतरा पर्वतीय पठार कह देते हैं। इंटरमोंटेन प्लेट्यू के नाम से जाना आता है। अंतरा पर्वतीय पठार है, इसके नाम से इसको जानना आता है कि ऐसे पठार को हम क्या कहते हैं? अंतरा पर्वतीय, यही पठारी भाग है, यही इसके नाम से उसको जानना आता है कि वो कौन सा पठार कहलाएगा? अंतरा पर्वतीय पठार है ये यहां इन दो पर्वत आते हैं, इन दोनों पर्वतों के बीच में अपन ने लिखा कि एक जो पठारी भाग आ रहा है, यही उसी प्लेट्यू का जो नाम आपको बताना है, तो वो कौन सा हो जाएगा? अंतरा पर्वतीय। इंटरमो। अब एक दूसरा आपको बताएं कि एक ही पर्वत है, जैसे उदाहरण के रूप में अपन ने लिखा है ये पर्वत है, और इसी की तलहटी में कोई अपन देख रहे हैं कि भाग आ रहा है, ये तलहटी वाला जो क्षेत्र आ रहा है, इसी में ये पर्वत माउंटेन आता है, और ये यहां पर फिर पठार हो गया, और ऐसे पठारी भाग है, यही इसको हम कौन सा? गिरिपदीय पठार कह देते हैं। कौन सा पठार कह देते हैं? पिडमोंट के नाम से जाना आता है, गिरिपदीय पठार कहते हैं। अब आपको यह बताना है ये कौन सा पठार है? बोराट का पठार कौन सा बताओ? अंतरा पर्वतीय या गिरिपदीय?
अंतरा पर्वतीय कैसे हुआ? कई सारे पर्वतों के बीच, पर्वत पहाड़ियों के बीच में आ गया। हाँ, इसलिए इसको अंतरा पर्वतीय पठार भी कह दिया जाता है कि ये किस प्रकार का पठार हो गया, अंतरा पर्वतीय पठारी भाग आता है। यही इसके नाम से भी इसको जाना आता है, जो समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचा हो गया? हाँ, कि 1200 मीटर ऊंचा जो भाग आता है, यही कौन सा पठारी भाग आता है? अंतरा पर्वतीय जो पठारी भाग अपन कह सकते हैं, जो एक महत्वपूर्ण जो पठारी भाग है। यही इसमें हम लिख सकते हैं, ये बोरहाट का जो प्लेट्यू आता है, बोरहाट पठार आता है, यही इसके बारे में। तो अगला आप लिखिएगा बोरहाट, यही लिखना है पहला पठार कौन सा है? बोरहाट का पठार, बोरहाट पठार है, यानी इसके बारे में। तो इसमें आप लिखिएगा, यह उदयपुर में गोगुंदा से, यह उदयपुर में गोगुंदा से राजसमंद में कुंभलगढ़, राजसमंद में कुंभलगढ़ तक ऊपर उठा हुआ पथरीला भूभाग, ऊपर उठा हुआ पथरीला भूभाग ऊपर माल का पठार कहलाता है। ओ सॉरी, बोरहाट का पठार, ऊपर माल, बोरहाट का पठार कहलाता। कौन सा पठार कहलाता है? बोरहाट। और इसके साथ में ही दूसरा आपको यह भी ध्यान रखना है कि बोरहाट का जो पठार, इसकी समुद्र तल से बताओ ऊंचाई कितनी है? तो लिखो, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1225 मीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई कितने मीटर होगी? 1225 मीटर। यह जल विभाजक का कार्य करता है, यह जल विभाजक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? जल। इसका आकार संश्लिष्ट गांठ के समान है, इसका आकार संश्लिष्ट गांठ के समान है। संश्लिष्ट गांठ के समान है। यहां से अनेक वक्र कटक, अनेक वक्र कटक पर्वत स्कंद, पर्वत स्कंद पहाड़ी भी होती है, पर्वत स्कंद, पहाड़ियां सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। सभी दिशाओं में फैले हुए। हाँ, आकार किसके समान हो गया? संश्लिष्ट गांठ। ये अंतरा पर्वतीय पठार। दूसरा आपको यह भी ध्यान रखना कि किस प्रकार का पठार है अंतरा।
तो लिखो यह एक अंतरा पर्वतीय पठार है, इंटरमोंटेन प्लेट्यू अंतरा पर्वतीय पठार है। तो अंतरा पर्वतीय पठारी जो भाग आता है इसमें, तो ये अब यहां से अनेक पहाड़ियां सिरोही की तरफ, बताइए कौन सी पहाड़ी जा रही? डूंगरपुर की तरफ। उदयपुर में कौन सी पहाड़ी? राजसमंद में कौन सी है? ये चित्र बना लिया तुमने? तुम्हें कलर नहीं बढ़ना, हम तो ऐसे ही खड़े खड़े गोसा कर दिया, वही तो बात है ना। फटाक से बना लीजिए, लसण नहीं है, ये ध्यान रखना, 2 जिले हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश माथुरे सर जी, टेस्ट की इन्फॉर्मेशन हिंदी में करवाओ, इंग्लिश में समझ नहीं आवे बोलते हैं। लिख लिया? मुकेश, राजस्थान में उत्तरी अरावली की औसतन ऊंचाई कितनी? 450। लिख लिया तुमने? पक्का? नहीं, अरे कलर बढ़ने के लिए मना किया है ना हमने। अगला जैसे बाखर की पहाड़ी उदयपुर के दक्षिण पश्चिम में कहां तक? सिरोही, या ये भी कह सकते हैं बोमट के पठार के कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में सिरोही तक फैली हुई जो पहाड़ियां हैं बाखर की पहाड़ियां कहलाती है। और बाखर की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति के लोग निवास करते हैं? ग्रासिया जनजाति के लोग निवास ही करते। दूसरा, इसी बोमट का पठार आता है, बोमट के पठार के दक्षिण पूर्व में डूंगरपुर तक फैली हुई जो पहाड़ियां है वो क्या कहलाती है? बोमट। और बोमट की जो पहाड़ियां हैं उसमें कौन सी जनजाति के लोग निवास करते हैं? भील जनजाति।
कि भील जनजाति है, यही इसके लोग निवास कर रहे हैं। ये दोनों ही जो क्षेत्र अपन देख रहे हैं बोरहाट खंड है, यानी यहां से आ रहे। तो अगला एक लिखो बाखर की पहाड़ियां। हाँ, बाखर की पहाड़ियां। तो बाखर हिल्स आती है, यही इसमें आपको ध्यान रखना है कि बाखर की जो पहाड़ियां हैं। अब जैसे ये अरावली यह उदयपुर के दक्षिण पश्चिम आता है, जिसको अपन साउथ वेस्ट अपन कहे गए, उसमें कौन सी पहाड़ियां आती है? बाखर की पहाड़ी। तो अगला आप एक लिखिएगा, उदयपुर के दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट का जो भाग है, उदयपुर के दक्षिण पश्चिम, उदयपुर के दक्षिण पश्चिम में सिरोही, उदयपुर के दक्षिण पश्चिम में सिरोही तक बाखर की पहाड़ियों का विस्तार है। बाखर की पहाड़ियों का विस्तार है। कौन सी पहाड़ियों का है? इन्हीं पहाड़ियों में ग्रासिया जनजाति के लोग इन्हीं पहाड़ियों में ग्रासिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। कौन सी जनजाति के लोग निवास करते हैं? ग्रास। फिर दूसरी कौन सी पहाड़ी लिखेंगे? बोमट। बोमट की पहाड़ी ये भी उदयपुर के कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूर्व। हाँ, साउथ ईस्ट वाला जो भाग जो कहां तक फैली हुई है? डूंगरपुर। ये बोमट की पहाड़ियां जिनमें कौन सी जनजाति के लोग निवास करते हैं? भी। तो अगली एक लिखिए, बोमट की पहाड़ी। बोमट की पहाड़ी, इसमें लिखो उदयपुर के दक्षिण पूर्व में, उदयपुर के दक्षिण पूर्व में डूंगरपुर तक ही इन पहाड़ियों का विस्तार है। डूंगरपुर तक इन पहाड़ियों का विस्तार है। इन्हीं पहाड़ियों में भील जनजाति के लोग, इन्हीं पहाड़ियों में भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। कौन सी जनजाति के लोग निवास करते हैं? भील। तो ये दोनों पहाड़ियां हैं। बोमट में भील जनजाति, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि, जो आगे अपन वालरा, चीमाता है यानी दजिया है, ये आगे अपन पढ़ेंगे। हाँ, तो ये ग्रासिया जनजाति और एक कौन सी है? भील जनजाति। आजकल कृषि के साथ साथ में पढ़ाई में भी अव्वल है। हाँ, अच्छा पढ़ाई है गई, उसके अंदर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो भील हो, ग्रासिया हो, मीणा तो पहले थे ही थे, ये भी आगे बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र का उत्थान की तरफ यानी अग्रसर हो रहा है। हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे आज़ादी के लड़ाई में यही हुआ करता था, अब यही एजुकेशन वगैरह है, इसमें अपनी संस्कृति को बचाने के अंदर भी विशेष रूप से।
और अभी इस क्षेत्र से जो सांसद है वो भी बहुत पढ़े लिखे अच्छे इंसान। कौन है? राजकुमार। युवा एकदम से, यंग जनरेशन, तुम्हारी तरह रीट की तैयारी किया करते थे वो 2016 से 18 के बीच में, है ना। तो अच्छी वक्ता और यही पढ़े लिखे शानदार जो क्षेत्र। आप में से भी कई होंगे शायद भील जनजाति से संबंधित। कितने लोग? 1 2 3, हाँ ये सब वेरी, पढ़ाई करना अच्छे से। हाँ ग्रासिया, ग्रासिया नहीं है एक भी? हाँ सिरोही वाला एरिया आता है, यानी इसमें ग्रासिया नहीं है ना। हाँ तो ये सारा जो भाग अपन देख रहे हैं कि यही जो बोमट से ही जुड़ा हुआ। अब बोमट के बाद अगला नेक्स्ट अपन देखेंगे लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार हो गया? लसाड़िया। तो ये जयदीप, हाँ तो लसाड़िया का जो पठारी बाग आता है, इस लसाड़िया का जो पठारी बाग है, इसमें अपन देखें कि ये कहां पर है, तो उदयपुर में जयसमंद झील जो अब सलूम्बर में आने लग गई। कौन से जिले में? सलूम्बर में ना। उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित कटापटा विच्छेदित पठार आता है। हाँ मतलब जो कटापटा है, विच्छेदित अपन कह सकते हैं, यानी जो डिसकंटिन्यू है, कंटिन्यू न होकर के इसी प्रकार का जो भाग आता है, विच्छेदित जो पठारी भाग है, यानी उसको अपन क्या कह देते हैं? लसाड़। और ये भी कौन सी झील के पूर्व में आता है? जयसमंद। ध्यान रखना पश्चिम में नहीं है। जयसमंद झील इसके कौन सी दिशा में है? पश्चिम। जो 325 से लेकर के 650 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई भी इसकी क्या दी है? समान है नहीं। लसाड़िया मोड़ है, गाड़ियां बहुत ज्यादा पलट जाती है। ये सलूम्बर वाला ये आता है लसाड़िया, एकदम से गाड़ी राउंड, ये कटे पटे पहाड़ियों में इनमें जाकर के गिर जाती है, वही था ना। ये कटा पटा और कौन सा हो गया? विच्छेदित जो पठारी भाग आता है उसको हम लसाड़िया का पठार कहते हैं, जो समुद्र तल से 325 से कितने मीटर ऊंचा हो गया? 650 मीटर। तो अगला आप लिखो लसाड़िया का पठार। तो अब आप लिखिएगा उदयपुर में जयसमंद झील। उदयपुर में जयसमंद झील कोष्टक में लिख लेना, वर्तमान सलूम्बर। उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्वी भाग में उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्वी भाग में, कोष्टक में क्या लिखा आपने? लिखा सलूम्बर। हाँ जयसमंद झील के पूर्वी भाग में कटापटा विच्छेदित, कटापटा विच्छेदित, बिखरा हुआ मतलब यही है ना। कटापटा जो डिसकंटिन्यू है, कटापटा विच्छेदित कटापटा विच्छेदित पथरीले भूभाग को, पथरीले भूभाग को लसाड़िया का पठार कहते हैं। लसाड़िया का पठार कहते हैं। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 325 से 650 मीटर है।
325 से 650 मीटर ही है। तो ये लसाड़िया का अपराध जो जयसमंद झील के कौन से भाग में हो गया? पूरी। ऐसे ही एक ही भाग अपन लिखेंगे गिरवा है। गिरवा मूल शब्द है गिरी। गिरी का मतलब क्या होता है? गिरी का मतलब पहाड़ी। क्या होगी? पर्वत कह सकते हो आप, पहाड़ी कह सकते हो। गिरी से ही शब्द बना है गिरवा। गिरी से कौन सा शब्द बन गया? गिरवा। बहुवचन गिरवा तहसील है उदयपुर की। उदयपुर के कितने लोग हैं? 2-3 आदमी। गिरवा किए तो नाम सुना? गिरवा, गिरवा तहसील है। तो गिरवा का मतलब होता है पहाड़ियों की मेखला। कौन सी हो गई? पहाड़ियों की मेखला। रायता की पहाड़ियां भी ध्यान है तेरे को? तो फिर क्या उदयपुर में रह रही है? तो आज से आधार कार्ड छीन लिया जाएगा तेरा। तो पहाड़ियों की जो मेखला है उसी को हम क्या कह देते हैं? गिरवा। मतलब पहाड़ियों का जो समूह है उसको हम क्या कहेंगे? तो ये उदयपुर में तस्त्री नुमा पहाड़ियों को फेंकने वाली गोल होती है ना, हाँ, तो ये इसी प्रकार, जिसका एक हिस्सा अपने को दिख रहा है, इसी प्रकार ये तस्त्री नुमा पहाड़ियां हैं। ये जो उदयपुर चारों ओर कौन सी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तस्त्री नुमा पहाड़ियों से घिरा। उन तस्त्री नुमा पहाड़ियों को ही क्या कह दिया आता है? गिरवा। गिरवा की पहाड़ियां हैं, इसके नाम से जाना आता है। तो अगला आप लिखिएगा उदयपुरी चारों ओर। गिरवा लिख करके लिखना है, हाँ। उदयपुरे चारों ओर तस्त्री नुमा पहाड़ियों से, बोल दिया है फिर से कि उदयपुर चारों ओर तस्त्री नुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उदयपुरे चारों ओर तस्त्री नुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जिन्हें स्थानीय भाषा में, जिन्हें स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। गिरवा कहते हैं। गिरवा का शाब्दिक अर्थ, गिरवा का शाब्दिक अर्थ पहाड़ियों की मेखला, पहाड़ियों की मेखला होता है। आगे शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहाड़ियों की मेखला। तो ये तो अपन ने इस भाग है यही, इसके बारे में अपन ने लिखा कि किस तरीके। अभी नेक्स्ट अपन देखते हैं। उदयपुर चारों तरफ पे तस्त्री नुमा पहाड़ियां हैं। इसे गिरवा के बाद एक आता है देशरू का पठार। देशरू का पठार कौन सा हो गया? तो ये उदयपुर है। इसमें आप देखिएगा कि रागा और कौन सी होगी? जरगा। इनके बीच में हरा भरा
पथरीला जो भूभाग है यही उसी को क्या कहते हैं, देश है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कोटड़ा का जो भाग आता है उसी के पास में है। हरा भरा पथरीला जो भूभाग है उसको कौन सा पठार कह दिया आता है, जो कौन कौन सी पहाड़ियों के बीच में आता है, रागा और जरग। बताओ किस प्रकार का पठार है, अंतरा पर्वतीय या गिरिपदीय? अंतरा पर्वतीय, वेरी गुड। तो अगला लिखिएगा, अंतरा पर्वत, ये देशरों का पठार लिखो। उदयपुर में रागा और जरगा, उदयपुर में रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच का रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच का हरा भरा पथरीला भूभाग हरा भरा पथरीला भूभाग है। इसे देशरों का पठार कहते हैं। कौन सा पठार कह दिया आता है, देशर। तो हरा भरा जो भूभाग है यही इसको देशरों का जो पठारी भाग है यही इसके नाम से जाना। ऐसे ही उदयपुर का जो भाग है इसी में रायता हिल्स भी आता है। नाम सुना है? अभी अभी सुना। रायता ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि है, रायता करना नहीं। बाहुबली का नाम भी सुना है? ये जो अपनी पहाड़ियां हैं इन्हीं के बीच में बाहुबली फिल्म में देखा होगा तुमने। तो बाहुबली हिल्स भी कहां पर आती है? हाँ, कि उदयपुर है इसी में। दोनों की मैं कुछ तस्वीर या वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूं, और दिखाऊंगा ही। तो वो एक आदमी है, वो फर्जी टाइप का आदमी भी चला गया। तो अगला एक आप लिखो, रायता की पहाड़ियां। रायता और बाहुबली की पहाड़ियां ऐसे लिखो। रायता और बाहुबली की पहाड़ियां। लिख लिया दोनों नाम? हाँ, ये उदयपुर में है जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रायता एवं बाहुबली की पहाड़ियां, ये कहां पर है? उदयपुर। जो पर्यटकों को सबसे ज्यादा, रायता की पहाड़ियां तो बहुत सुंदर है। तो देखी नहीं, झूठियां भर रही है वही बात। पहले तो कह देख लिया, अब देख। सबसे मतलब सड़कें इसी तरीके से, बहुत बादल नीचे रहते हैं और बिल्कुल बरसात के सीजन में। अच्छा, हमारे बांसवाड़ा में भी आप आओगे तो जगमेर की पहाड़ियां मिलेगी। जगमेर हिल्स बहुत सुंदर है। गाड़ी चलती है तो ऐसे आधी लटकी हुई चल रही है, इतना रोड का झुकाव है उसका, है। कॉन्फिडेंस के साथ चलाना पड़ता है। तो ये आपने लिख लिया, ये रायता और बाहुबली लिखो। ये पहाड़ियां उदयपुर में हैं, ये पहाड़ियां उदयपुर में हैं। जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। जो पर्यटकों को आकर्षित करती है।
अब मेवाड़ की पहाड़ियों के प्रमुख पर्वत शिखर अपन लिखते हैं। बताओ मेवाड़ की पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? मूर्खों, गुरु शिखर क्या मेवाड़ की पहाड़ियों में आती है? तो फिर गुरु शिखर नहीं आएगी, शेर भी नहीं आएगी, देलवाड़ा भी नहीं आएगी, तो कौन सी आएगी? जरगा। जरगा कहां पर आती है? उदयपुर। हाँ, जो 1431 मीटर ऊंची पहाड़ी है, यानी उसका नाम क्या हो गया? जरगा। जरगा के बाद अगला कुंभलगढ़ आता है। फिर कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में है। ये 1224 मीटर ऊंची पहाड़ी, जिसका नाम क्या हो गया? कुंभल। कुंभलगढ़ के बाद कमलनाथ। कमलनाथ भी कहां पर आती है? उदयपुर, जो 1001 मीटर ऊंची है। कमलनाथ के बाद कौन सा गढ़ आता है? सज्जनगढ़। ये भी कहां पर है? उदयपुर। 938 मीटर ऊंची है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ के बाद अगला लीलागढ़। लीलागढ़ भी उदयपुर में आता है। 874 मीटर ऊंची लीलागढ़ है। लीलागढ़ से पहले सायरा लिखेंगे। सायरा 900 मीटर आता। आगे खनिज की दृष्टि से भी मैं, सायरा कितने मीटर ऊंचा आता है? 900 मीटर। सायरा के बाद अगला अपन देखें कि सायरा का जो भाग आता है, और उदयपुर में सायरा है, यह 900 मीटर ऊंचा आता है। सायरा के बाद अगला अपन लीलागढ़, ये भी उदयपुर में है, 874 मीटर। और लीलागढ़ के बाद अगला आपको नागपानी। नाग पहाड़ी नहीं रहे, कौन सी है? नागी पानी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उदयपुर में है, 867 मीटर ऊंची। हाँ, कि नागपानी आता है। जरगा है गई, इसको भी अपन देखेंगे कि नागपानी 840 मीटर ऊंची, जो 867 मीटर ऊंचा जो भाग आपने लिखा है, यानी वो कौन सा हो गया? नाग। लिख लिया तुमने? तो ये तो लिखना पड़ेगा। गोगुंदा भी आप इसमें लिख सकते हो। उदयपुर 840 मीटर। कोटड़ा, कोटड़ा है, ये भी उदयपुर में है, यानी इसका हम लिख सकते हैं 450 मीटर। कोटड़ा के बाद ऋषभदेव, ये भी उदयपुर में है, 400 मीटर। हाँ, कि ऋषभदेव कितने मीटर हो गए? 400 मीटर। कमलनाथ 1001 मीटर, 100 मीटर नहीं। हाँ, ये सब जगह के नाम हैं। उदयपुर वालों में से कई लोग तो होंगे, जरगा जी का नहीं है कोई? नहीं।
इधर ऋषभ देव का तो होगा ही कोई, ऋषभ देव की खेरवाड़ा की सच्ची, केसरिया जी के पास के डॉक्टर हरीश टांगी 20 को उदयपुर, आप भी आओगे ना सर? यार अभी कन्फर्म नहीं है यार, हमारी क्लासें बहुत ज़्यादा रहती है ना, वे ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। लिख लिया? बताओ जरगा कहां पर है? तो मेवाड़ की पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी? जरगा। चलो अब ये मध्यवर्ती जो अराग, हाँ तो रायता फैला भाई, रायता की पहाड़ियां दिखा। है तो नहीं दिखा पाएगा क्या आज? अरे यार कैसा आदमी है, ढीला आदमी है। अभी क्या पूछो दिखाऊंगे, इतने में मैं रायता ही पहाड़ी हाथ से बना देता। रायता तो सबने पिया है या खाया है? खाया है। आवाज इसको आती नहीं। अरे नया आदमी है, वैसे है तो पुराना, लेकिन इसके लिए ये जगह नहीं। इधर दिखाया तेरे से इधर नहीं लगेगा, ये कमेंट दिखा रहा है, ये दिखाने के लिए कह रहा था। ये मैं कितने ही देता हूँ, वैसे ही पता है। ये बहुत सुंदर जगह है। जगमेर तो इससे भी शानदार है। ये आप पहचान करना कौन सा? कौन सी है? ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। यही है बाहुबली। तो ये अपने पूरा जो पहाड़, हाँ ये पूरा जो क्षेत्र अपने लिखा कि कौन कौन सी जो पहाड़ियां किस तरीके की अपने लिखा। डॉक्टर राकेश, राजस्थान का लघु माउंट आबू किसको कहते हैं? ये तो यार इजी साग है। किसको कहते हैं? किसको? पीपलू। जो कौन सी पहाड़ी पर बसा हुआ है? हल्देश। अब ये बहुत सुंदर जगह है उदयपुर, जगह छोटी रहेगी। पूर्व का अपन इसको क्या है? वेनिस कहते हैं, पेरिस नहीं, क्या बोलते हैं? वेनिस। दूसरा उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है। यहां की इमारतें कैसी बनी हुई है? सफेद, व्हाइट सिटी के नाम से भी इसको जाना। तो ये तो सारा आपको हमने आबू पर्वत खंड से पहले, यही जो कौन सा क्षेत्र आता है, यही मेवाड़ की पहाड़ियां। अब जैसे लिख दिया कि निम्न में से असंगत है,
निम्न में से असंगत है जो सही संगत नहीं है। पहला हमने इसमें लिखा है उत्तरी अरावली सीरावास, सही है क्या? कहां है सीरावास? उत्तरी अरावली सीरावास लिखा है, ये कहां पर है? सीरावास कहां पर है? तो अलवर में उत्तरी अरावली आता है। मध्य अरावली नागपानी, सही है गलत है? तो नागपानी कहां पर आता है? दक्षिणी अरावली में। दक्षिणी अरावली कटाड़ा, सही है गलत है? गलत है। थार का मरुस्थल चिड़िया टूक, कहां है चिड़िया टूक? जोधपुर की पहाड़ी। त्रिकूट की पहाड़ियां कहां पर? जैसलमेर। त्रिकूट की पहाड़ियां कहां पर है? तो ये चिड़िया टोक है, सीरावास से अलवर में है, नागपानी उदयपुर में है, कटाड़ा कोटड़ा को ही अंग्रेजी के अंदर कटाड़ा लिखा जाता है। गूगल कोटड़ा लिख ही नहीं सकता, वो विकलांग हो जाता है यहाँ आते आते। हाँ, तो वो क्या है? कटाड़ा लिखता है। हाँ, इसी कोटड़ा का ही नाम कटाड़ा है और इसी को क्या है? ये उदयपुर में है। तो सही है गलत है? थार का मरुस्थल जो कहां पर आती है? जोधपुर। अब इसमें गलत असंगत था तो कौन सा हो गया? बी। बी असंगत हो गया, संगत नहीं है, मध्यवर्ती अरावली है ये। जियो हेरिटेज नहीं करवाए ऑनलाइन वालों को। यार ऑनलाइन वालों को क्यों नहीं कराए? क्लास पहले बंद कर दी थी। करवाए थे रे? हाँ, लिख लिया। ये तो अपन ऐसे लिख लिया था तुमने। चलो अब इसके बाद दूसरा भाग आ जाइएगा, है आबू पर्वत खंड। आबू पर्वत खंड है, यही इसके बारे में है। क्या चीज? खिड़कियां? हाँ, तब भी उमस हो रखी है, हमारे भी थोड़ा पसीना सा आ रहा था। अभी देखो वो एक खिड़की खोली है तो हवा पास हुई है। खोल दे रहे भैया। अभी थोड़े दिन बाद में क्या है? एसी लग जाएगी। कोई गारंटी नहीं है ताली बजा। कल को तुम हाँ, वैसे है, पूरी संभावना है, लगी हुई है। डक है, यानी वो जो आवाज नहीं करेगी, उससे डक वाला हो जाएगा, तो जल्दी हो जाएगा। अब देखो आबू पर्वत खंड, ये अरावली का सर्वश्रेष्ठ भाग है। अरावली का अपन देखें कि कौन सा भाग हो गया? सर्वश्रेष्ठ भाग, जो अपन ये कह सकते हैं कि संपूर्ण भाग, क्योंकि ये हमारी सबसे, ये कह सकते हैं सबसे प्राचीन तपोभूमि है। सबसे पुरानी, क्योंकि पुराना है, यहां पर ऋषि तपस्या किया करते थे, तो ये हमारे राजस्थान की सबसे पुरानी तपोभूमि भी कह सकते हैं। और अरावली का कौन सा भाग हो गया? सर्वश्रेष्ठ। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1200 मीटर है। कि समुद्र तल से ऊंचाई कितने मीटर होगी? 1200।
और ये 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर ही चौड़ा है। सबसे पुराना भाग अपन कह सकते हैं और संपूर्ण भाग है, यही उसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। आपको मैंने बताया था एक क्या कि अरावली सुपर ग्रुप आता है और एक दिल्ली सुपर, ये अरावली सुपर ग्रुप का ही भाग है जो संपूर्ण भाग है, यही समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचा हो गया, और ग्रेनाइट चट्टानें आती है, यानी उससे इसको निर्मित माना गया, ग्रेनाइट चट्टानों से ये बना। तो पहले लिखो आप आबू पर्वत खंड लिख करके लिखो, आबू पर्वत खंड। लिखो यह अरावली का सर्वश्रेष्ठ भाग है, अरावली का सर्वश्रेष्ठ भाग है। और राज्य की सबसे प्राचीन, राज्य की सबसे प्राचीन तपोभूमि है, सबसे प्राचीन है, ये तपोभूमि है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई 1200 मीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 1200 मीटर, लंबाई 19 किलोमीटर, लंबाई किलोमीटर में लिखनी है, लंबाई 19 किलोमीटर है और चौड़ाई 8 किलोमीटर है, चौड़ाई 8 किलोमीटर। तो अरावली का सर्वश्रेष्ठ भाग जो सबसे प्राचीन तपोभूमि अपन कह सकते हैं, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितने मीटर होगी, 1200, और लंबाई कितने किलोमीटर है, 19, चौड़ाई कितने किलोमीटर होगी, 8 किलोमीटर इसकी क्या आती है, चौड़ाई। ये पूरा जो भाग है यही कौन से पर्वत खंड में आ रहा है, आबू, आबू पर्वत खंड का जो भाग है इसी। अभी इसी आबू पर्वत खंड का जो भाग है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो 1200 मीटर ऊंची अपन ने लिखी लंबाई, ये संपूर्ण भाग ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। बताओ ग्रेनाइट कौन सी चट्टान होती, कौन सी, आग्नेय या अवसादी, संपूर्ण भाग ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, अतः इसको बेथोलित की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है, बेथोलित तब तक ही होता है धरती के अंदर रहता है तब तक। बेथोलित, लेखोलित, सील, डाइक, ये एसएसटी वाले बच्चे जो कुछ आपके सामाजिक भूगोल आता है उसमें आती है ऐसी इस्तेलाह। बेथोलित है, लेखोलित है, सील है, डाइक है, तो ऐसी गुमंदाकार इस्तेलाह करती जो सबसे बड़ी इस्तेलाह करती होती है, उस सबसे बड़ी इस्तेलाह करती को ही क्या कह दिया आता है, बेथोलित। जैसे ये धरातल से बाहर आ जाती है तब इसको क्या कह दिया आता है, इनसेल वर्ग कह देते हैं। जैसे आपको लिखाई बताई थी मैंने पहले, इनसेल वर्ग जालोर में, तो ये अब वर्तमान में क्या है, विस्तृत इनसे हवा के चलने से जो ग्रेनाइट चट्टाने क्या आ गई बाहर, और बाकी क्षेत्र का पर जब तक ये यही धरती के अंदर था तब तक ये कौन सी इस्तेलाह करती थी, बेथोलित। संरचनात्मक दृष्टि से बेथोलित इस्तेलाह करती, और वर्तमान में ये एक विस्तृत कौन सा वर्ग हो गया, इनसेल। इनसेल वर्ग जो टोपोग्राफी आती है ये अपन लिख सकते हैं। तो संपूर्ण भाग कौन सी चट्टानों से निर्मित है, ग्रेनाइट। तो लिखो आबू पर्वत खंड का, आबू पर्वत खंड का संपूर्ण भाग ही
संपूर्ण भाग ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। संपूर्ण भाग ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, जिसे बेथोलित की संज्ञा दी गई है, जिसे बेथोलित की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? बेथोलित क्या होती है? गुबंदाकार जो इस्तला करती होती है, उसी को अपन क्या कह सकते हैं? बेथोलित। इसे विस्तृत इनसेल वर्ग, हाँ, इसे विस्तृत इनसेल वर्ग कहा जाता है। इसे विस्तृत इनसेल वर्ग कहा जाता है। तो इनसेल वर्ग बाहर आ गया तो ये बड़ा इनसेल वर्ग है, यानी इसके नाम से इसको जानना आता है। तो ये विस्तृत क्या हो गया? इनसेल। ग्रेनाइट चट्टान है, यानी तब तक क्या कहलाती है? बेथोलित। तो मतलब संरचनात्मक दृष्टि से अब यानी इसको क्या बोल दिया जाता है? इनसेल। ये पूरा भाग अपन कह सकते हैं कि कौन सी चट्टानें आती है? आबू पर्वत। अब ये गोलाभीकरण कौन कौन से यहाँ पर क्षेत्र रह गए, इनके बारे में अपन बाद में करें।